Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. So today, as per we decided, the chapter autism. So what is autism? किस किसने ऑटिज्म के केसेस ट्रीट किए, कितने केसेस देखे और कौन से केसेस में ऑटिज्म के म्यूटिज्म के रिजल्ट मिला। सो 100% क्योर हमारे इस सेशन के 40 प्लस डॉक्टर्स है। तो किसे किसे रिजल्ट मिला ऑटिज्म केसेस में, किसने किसने ऑटिज्म के केसेस देखे और रिजल्ट पाए। यस, हैंड राइज कीजिए। यस प्लीज, हैंड राइज योर डिजिटल हैंड। ऑटिज्म केसेस। ओके, nobody here. So what is autism? What is autism? ऑटिज्म का आपको क्या क्या पता है, बताइए। अनम्यूट, अनम्यूट। हेलो। यस, unmute himself and tell me about autism. What is autism? क्यों होता है ऑटिज्म, ऑटिज्म क्या है, what is the definition of autism, what is the symptoms of autism, what is the positive factor of autism, and what is the approach, homeopathic approach in autism. So, अगर कुछ पता है तो आप बता सकते हैं, फिर हम जो भी आपको पता है, थोड़ा बहुत रॉन्ग भी होता है तो चलेगा, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। यस। ओके, नोबडी नोस। सो ऑटिज्म सबसे इजी सिंपल मीनिंग ऑफ ऑटिज्म इज कि these autism childs does not communicate into the world. उनका किसी के साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। They never follow your orders. वो आपके तरफ कभी ध्यान ही नहीं देंगे। उनका इस वर्ड से कनेक्शन टूटे हुआ होता है। दिस इज ऑटिज्म। आपने उनको आवाज दिया, वो कभी आपके तरफ नहीं देखेंगे। आपने इनको जो बोला वो कभी नहीं करेंगे। वो उनके ही दुनिया में होते हैं, वो उनके ही इसमें गुंग होते हैं। दिस इज द चाइल्ड ऑफ ऑटिज्म। ये सिंपल समझने की बात है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल वे। सो ऑटिज्म मीन्स चाइल्ड डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट इन द वर्ल्ड। The connection to the world is lost.
दिस इज ऑटिज्म। एंड व्हाई? तो ये कम्युनिकेशन क्यों लॉस्ट हुए हुआ रहता है, क्यों ब्रेक हुए हुआ रहता है? यस, तो इसके रीजंस है, मेंटल रीजंस है, मोस्टली द मेंटल रीजंस। विदाउट that reason autism never occur. So this is the cause of autism. only mental only mental trauma can cause autism. No physical thing can cause such mental trauma. फिजिकल ट्रॉमा से ऑटिज्म हो ही नहीं सकता। सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन। ऑटिज्म केसेस में हमें ब्रेन पता होना चाहिए, ब्रेन के सिम्टम्स पता होने चाहिए, ब्रेन का मायाजम पता होना चाहिए, कौन सा ब्रेन अफेक्ट हुआ, कौन सा ब्रेन के सिम्टम्स आ रहे हैं, कौन सा ब्रेन के अभी सिम्टम्स स्टार्ट ही नहीं हुए। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कौन से ब्रेन की कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन से ब्रेन के क्या फंक्शनिंग होता है। ये अगर हमें पता है, हम अगर ब्रेन कंप्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं, कंप्लीटली ब्रेन हमें पता है, समझ सकते हैं, तो ही हम ऑटिज्म के केसेस ट्रीट कर सकते हैं। तो ऑटिज्म ट्रीट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रेन। सो ब्रेन हैविंग टू पार्ट, लेफ्ट एंड राइट। सो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट ब्रेन एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ राइट ब्रेन? क्या है लेफ्ट ब्रेन, क्या है राइट ब्रेन, क्या है? लेफ्ट ब्रेन का मायाजम क्या होता है, राइट ब्रेन का मायाजम क्या होता है? सो राइट ब्रेन इज मदर्स ब्रेन। देखो, हम मदर को लेफ्ट साइड में कहते हैं, लेकिन ब्रेन में मदर राइट साइड में होती है। सो राइट ब्रेन इज फॉर मदर, बिकॉज राइट ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड। जब बॉडी पे आएगा देन इट इज राइट लेफ्ट साइड फॉर मदर्स। सो लेफ्ट साइड, दैट मीन्स राइट ब्रेन इज, सिम्टम क्या है? दैट इज द सेंसिटिविटी। सो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट ब्रेन, इट इज सेंसिटिव। यस, एंड the left brain, that means right side, is for father, and father, that is the logical. so ये इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके रखो कि राइट ब्रेन फॉर मदर, लेफ्ट ब्रेन फॉर फादर। राइट ब्रेन सेंसिटिव, सेंसिटिविटी ऑफ मदर, लेफ्ट ब्रेन, that is father, logical. So फिर इस पे होता है उसका मायाजम। यस, सो फर्स्ट टू डेवलप, सबसे पहले कौन सा डेवलप होता है? तो राइट साइड, दैट मीन्स राइट ब्रेन। तो फर्स्ट टू डेवलप इज राइट ब्रेन, और राइट ब्रेन का मायाजम होता है दैट इज सोरोसिपिलिटी। अब हमने सोरोसिपिलिटी साइड वाइज अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना, लेकिन ब्रेन पार्ट ऑफ ब्रेन है तो राइट साइड में जाएगा। सो राइट ब्रेन का मायाजम होता है सोरोसिपिलिटिक, फॉलोज लेफ्ट ब्रेन विच इज साइकोटिक। सो जो लेफ्ट ब्रेन होगा that is the psychotic brain, that means the right side of body। तो इस तरह से फिर उसके सिम्टम्स होंगे, इस तरह से फिर उसके पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे राइट ब्रेन के, लेफ्ट ब्रेन के। और मोस्टली अगर राइट ब्रेन है तो फिर सोरोसिपिलिटिक डिजीजेस, और लेफ्ट ब्रेन है तो
psychotic diseases. Now, right brain का function क्या है main? Mostly. So, right brain for doer. Yes. Learning is from right brain. Doer and learning. जो स्ट्रॉन्ग पर्सन्स होते हैं, फैमिली जो शोल्डरिंग पर्सन्स होते हैं, लीडर पर्सन्स होते हैं, दैट इज द कर्ता जो बोलते हैं हम, जो हमेशा मेन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, दैट इज द राइट ब्रेन. So right brain is doer, learning. Left brain, that is right brain, that is sensitive. Sensitivity is the basis for learning. So sensitivity is basis for learning. When you are hurt, you know that it is bad for me. What is good or bad and how to behave in public. So this is the right brain. When knowledge is getting accumulated, then processing is by left brain. तो राइट ब्रेन का फंक्शनिंग समझ में आया. नाउ द लेफ्ट ब्रेन दैट इज नॉलेज इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड, देन प्रोसेस इज बाय लेफ्ट ब्रेन. तो नॉलेज एक बार लर्निंग हो गया, फिर लेफ्ट ब्रेन का काम स्टार्ट हो जाता है. उसके पहले राइट ब्रेन वर्क करेगा. लर्निंग एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, लर्निंग न्यू थिंग्स. दिस इज द फंक्शन ऑफ राइट ब्रेन. बट एक बार एजुकेशन कंप्लीट हो गया, लर्निंग कंप्लीट हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज कंप्लीट हो गया, देन उसका एप्लीकेशन, दैट इज द प्रैक्टिकल पार्ट. होल लाइफ डिपेंड करती है इस लर्निंग पे, इस नॉलेज पे. So when knowledge is getting accumulated, then processing is by left brain. अब function start होगा left brain. So left brain is called implementer, जहां हमें नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है. लॉजिकल थिंकिंग, जो नॉलेज हमने पाया है उसे लॉजिकली अप्लाई करना है. प्लेइंग गेम्स, computers. If we develop this understanding about electronics, then the other faculties will get dull. Yes. So the child does not know how to behave, to interact in public, but can handle electronic gadgets easily, means we are trying to erect a building without any base or foundation. बहुत बार हम कहते हैं कि इसे बाकी कुछ नहीं समझता, खाली मोबाइल दो, टीवी का रिमोट दो, कैलकुलेटर दो, ये बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है. इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बहुत अच्छी तरह से हैंडल करता है. ये किसी ने सिखाई नहीं, लेकिन he knows how to operate this. और ये क्यों होता है? Because of the right brain. Yes. So in autism, brain is lost. Human brain is lost. और हमें उसका ब्रेन उसे वापस लाके देना होता है. This is not easy. ये ब्रेन उसे लाके देना है जो ब्रेन कंप्लीटली नॉट इन वर्किंग, और उसे हमें वर्किंग में लाना है. सो राइट ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, लेफ्ट ब्रेन विच इज साइकोटिक
डेवलप हियर। सो लेफ्ट ब्रेन का जो भी पार्ट होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है और राइट ब्रेन का नहीं होता है। राइट ब्रेन हमें वर्किंग में लाना होता है। राइट ब्रेन अगर वर्किंग में आया तो ही नोज एवरीथिंग, कम्युनिकेशन, following the commands, etc. Interact in public, आई कांटेक्ट, ये सब आ जाएगा अगर उसका राइट ब्रेन वर्किंग में आता है। तो हमें ये सब करने के लिए, ये सब चेंजेस उसके ब्रेन में लाने के लिए, मतलब उसे हमें होम्योपैथिकली अगर ट्रीट करना है तो वी मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ब्रेन। यस, तो ब्रेन का क्या इवोल्यूशन है, कैसे किस तरह से ब्रेन डेवलप हुआ, उसका इवोल्यूशन क्या है, किस तरह से इवॉल्व हुआ। सो व्हेन लाइफ डेवलप pons and medulla oblongata, आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ ब्रेन का पिक्चर। यस, तो देखिए व्हेन लाइफ डेवलप पॉन्स, जो नीचे पार्ट होता है पूरा कंप्लीटली, पॉन्स एंड मेडुला। आप देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स के नीचे है, पॉन्स के ऊपर मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पॉन्स होता है, देन उसके ऊपर मिड ब्रेन होता है। सो pons and medulla oblongata were ruling only for survival। तो इनका फंक्शन क्या है, ये जब इवोल्यूशन हुआ तो ये किस लिए हुआ, क्या काम इनको दिया गया। सो pons and medulla oblongata were ruling only for survival, और सर्वाइवल के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इनके अंडर वो फंक्शन आएगा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स फंक्शन। यस, सो दिस इज प्योरली अ सोरिक फंक्शन। सो द वर्क ऑफ pons and medulla oblongata is soric, nutrition, respiration and cardiovascular। यस, सो उसके बाद नेक्स्ट इज व्हेन लिम्स डेवलप, दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन। व्हेन लिम्स डेवलप इट इज कंट्रोल्ड बाय सिरेबेलम। इसलिए देखो सिरेबेलम में कभी भी कुछ इन्फार्क्ट होता है, कुछ होता है तो ऑलवेज बॉडी में पैरालिसिस होगा इन एक्सट्रीमिटीज। यस, इसीलिए द limbs develop, that is controlled by cerebellum। Afterward evolution of brain, that is afterward comes the emotions। yes, आप देखो सबसे पहले जो भी, ये तो हम ह्यूमन ब्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आप एनिमल लो या फिर कोई भी जैसे वन सेल एनिमल दैट इज अमीबा, तो सबसे पहला फंक्शन है दैट इज द न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, है ना। देन उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होगा। देन उसके बाद लिम्स आना शुरू हो जाते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सिरेबेलम। फिर सिरेबेलम डेवलप होगा तो लिम्स आएंगे। उसके बाद लिम्स आ गए, जो सर्वाइवल के लिए नीडफुल है वो भी प्रॉपरली चल रहा है। लिम्स आ गए मतलब हम और बेटर वे से सर्वाइव हो रहे हैं, क्योंकि लिम्स की वजह से हम हमारा न्यूट्रिशन इजीली कर पा रहे हैं। तो उसके बाद फंक्शन आता है इमोशंस का। इमोशंस उसके बाद आएंगे, मतलब जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो हमें
ये समझने पे ही डिपेंड है क्यूरिंग प्रोसेस। तो हमें किस तरह से क्यूर करना होगा, किस तरह से क्यूरिंग प्रोसेस होगी स्टार्ट। यस, तो न्यूट्रिशन अगर स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स आवर मेडिसिन इज राइट। फंक्शनिंग ऑफ पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा अगर स्टार्ट हो जाता है दैट मीन्स आवर रेमेडी इज राइट एंड परफेक्ट सिमिलर। उसके बाद इमोशंस डेवलप, दैट मीन्स emotional brain, and emotional brain it is that is limbic system। तो उसके बाद लिम्बिक सिस्टम डेवलप हो जाती है, और लिम्बिक सिस्टम दैट कंट्रोल्स ऑल न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और न्यूरो ट्रांसमीटर का फंक्शन है इमोशंस क्रिएट करना। एंगर, ग्रीफ, जॉय, सैडनेस, fear, these are controlled by neurotransmitters। Then intellect and communication, this ability is speciality of humans, intellect and communication, this is the god gift for humans। तो आप समझ सकते कि इंटेलेक्ट कितने लेट हमें मिला ना। सबसे पहले सर्वाइवल के लिए हमें क्रिएट किया गया, सर्वाइव वुड ओनली सर्वाइवल, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पहले दिया, उसके बाद दिया हमें सिरेबलम, मतलब सिरेबलम के से हम हमारा लिम्स आ गए, उसके बाद फिर इमोशंस, लिम्बिक सिस्टम आ गई, उसके बाद आया इंटेलेक्ट एंड कम्युनिकेशन, दैट मीन्स इज कंट्रोल बाय द कॉर्टेक्स। So cortex it is cerebral। So cortex it contains frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe, this is the part of cerebral। So intellect और communication सबसे लास्ट में आता है। जब भी हमारे पास ऑटिज्म का पेशेंट आ गया तो मेडिसिन देने के बाद सबसे पहले आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि उसको इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन सबसे पहले आएगा। नो, अगर आप मेडिसिन देते हैं और एक दो फॉलोअप में आप देख रहे हैं कि पेशेंट आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, दैट मीन्स your follow-ups are wrong। आप सबसे पहले ये एक्सपेक्ट मत करो। यस, सो तो किस तरह से क्योर होना चाहिए, क्योर स्टार्ट किस तरह से होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा चेंज आना चाहिए, उसके बाद कौन सा चेंज आना चाहिए, उसके बाद कौन सा चेंज आना चाहिए, ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ऑटिज्म के टाइप्स, कि ऑटिज्म कब पेशेंट में आया, when he gets the symptom of autism, before birth or after birth। So if it is by before birth, that means by birth, so this is the genetic disorder। और ये जो आफ्टर बर्थ होता है तो इट हैव मल्टीपल कॉजेटिव फैक्टर्स। जो बाय बर्थ होगा उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट होती है मदर्स हिस्ट्री, और जो आफ्टर बर्थ होता है उसके लिए हमें होता है जो मोस्टली द वैक्सीनेशंस एंड अदर मेंटल ट्रॉमास टू द पेशेंट। तो ये क्या क्या होते हैं, what is the cause, the main cause? So in autism cause cannot be anger। देखो, in autism can
cause cannot be anger. एंगर की वजह से, जैसे कि मदर को इन प्रेगनेंसी कोई एंग्री इवेंट उनके लाइफ में हो गया, रेजफुल इवेंट उनके लाइफ में हुआ, तो ये पॉजिटिव फैक्टर नहीं लेना, क्योंकि एंगर ऑलवेज कॉज द डिस्ट्रक्शन एंड ऑटिज्म इट इज स्पेशली एस्केपिज्म। एस्केप होना, इस वर्ड से खुद को अलग रखना, एस्केप करना खुद को, सेल्फ, हिमसेल्फ, दिस इज एस्केपिज्म। तो यहां पे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, एस्केप कर लिया। और एस्केपिज्म इज ओनली बिकॉज ऑफ फियर, टिमिडिटी। हम खुद को अलग कर लेते हैं बिकॉज ऑफ डर, fear. So this is escapism. So child is trying to escape from reality. Persons who escape are timid, cowardized personality or constitutions. So the main causative factor of autism is the fear, timidity. Yes. So autism child or autistic child cannot be an angry. They are always timid, not harmful, timid, coward, unless and until they are subject to various therapies. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा, पेरेंट्स कंप्लेन करते कि ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत एंग्री है, कुछ भी दो फोड़ डालेगा, तोड़ डालेगा, आंख पे मारेगा, फेंकेगा, तो इसका मतलब कि वहां पे मल्टीपल थेरेपीज का प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया। बहुत से बच्चे आफ्टर द स्पीच थेरेपी बिकम एंग्री। सो तो ऐसे केसेस में ये इंपॉर्टेंट होता है रूल आउट करना कि ये एंग्री कब हुआ, कब से इसमें ये एंगर आना शुरू हो गया। क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि बेसिकली द ऑटिस्टिक चाइल्ड्स आर वेरी टिमिड, नेवर एंग्री। एंगर कम्स आफ्टर द मल्टीपल थेरेपीज। यस, तो बहुत से इसमें थेरेपीज भी होते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी देते हैं, कम्युनिकेशन थेरेपीज देते हैं। तो ऐसे थेरेपीज के बाद पेशेंट बिकम वायलेंट और एंग्री। तो ये पॉजिटिव फैक्टर हमें समझ में आया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या कॉन्फ्लिक्ट निकालना है इस ऑटिज्म पेशेंट में, किस टाइप के ऑटिस्टिक चाइल्ड्स होते हैं, ऑटिज्म किस टाइप का होता है। सो बाय बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ में मोस्टली आफ्टर वैक्सीनेशंस ऑटिज्म देखे गए हैं। यस, सो व्हाट शुड डू, व्हाट शुड गो फर्स्ट। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो अभी हमें समझना है कि सबसे पहले क्या जाएगा और क्या जाना चाहिए। यस, तो यहां तक। यस डॉक्टर कंसे। हाँ सर, ये इवन अगर पॉजिटिव फैक्टर ऑटिज्म का टिमिडिटी, फेयरफुल अगर कंसिडर भी करते हैं, तो बहुत बार वो जनरल फैक्टर या तो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स दे सजेस्ट ओटी एंड पीटी, मतलब आई मीन से ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी एंड all other behavioral therapies also. So agar if we are treating our patient, should we suggest them to go for all these therapies? यस, मैंने एक सेमिनार में सर से सुना था, बहुत कॉन्फिडेंटली सर ने ये कहा था कि जो ऑटिस्टिक चाइल्ड्स होते हैं या फिर जो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड्स होते हैं, इनमें अगर स्पीच थेरेपीज देते हैं या फिर इनको जो भी उनमें आई कांटेक्ट थेरेपीज
हियरिंग थेरेपी, स्पीच थेरेपीज, इस तरह के थेरेपीज देते हैं। तो इट इज नॉट द ट्रीटमेंट, इट इज ओनली आप उनको सुपरफिशियली ट्रीट कर रहे हैं, और ये सुपरफिशियली ट्रीटमेंट्स की वजह से डिजीज और बढ़ते जाता है। और पेशेंट ऐसे इसमें अब उसको क्या साइंटिफिकली रीजन सर ने कंसिडर किया था पता नहीं, सर ने ये भी कहा था कि ये मोस्टली चाइल्ड्स अप टू द 20 ईयर्स ही सरवाइव होते हैं, उसके बाद उनकी डेथ होती है। तो जितना आप ये थेरेपीज देंगे उतना उनका लाइफ कम कम होते जाएगा। यस, तो किस बेस पे कहा था मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने ये सेमिनार में कहा है। और ये थेरेपीज की वजह से, क्योंकि हम जैसे कि पोपट पंछी कर रहे हैं, मतलब पेशेंट को ओनली वर्बली हम वो सिखा रहे हैं, तो आप जब तक उसे वो थेरेपी देंगे तब तक पेशेंट वो बहुत अच्छी तरह से करेगा, लेकिन जब आप स्टॉप कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो निकल जाएगा, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि आप उसको उस तरह की प्रैक्टिस दिला रहे हैं, वो कुछ दिन तक रहेगा, बाद में निकल जाएगा, क्योंकि ये वहां से डेवलप नहीं हो रहा जहां से होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ब्रेन फंक्शनिंग नहीं हो रहा है, राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है, ये ओनली सुपरफिशियली हो रहा है। यस सर, लेकिन पेशेंट आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर दे आर ऑलरेडी कैरिंग ऑन ऑल दिस थेरेपीज, तो उनको स्टॉप करने बोलना है यस, थेरेपीज, एंड दे विल जब यू नो तक वो आप लोग, स्टॉप करने को नहीं बोलोगे तब तक आपके मेडिसिन का रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा। एंड दे वांट दैट और क्या और अगर आप पेशेंट स्टॉप नहीं का। करते हैं, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते, तो वहां 100% क्योर होगा ही नहीं। यस, क्योंकि ये मैंने प्रोवाइडेड भी सिमिली। एक्सपीरियंस किया है बहुत से केसेस में। पेशेंट कोई कोई पेशेंट बिल्कुल मानते ही नहीं है, वो बोलते हैं कि हमारी थेरेपी चल रही है, हम उसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप जो समझाने का था वो समझा दिया, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो वो वहाँ पे कंप्लीट क्योर होगा ही नहीं। कुछ दिन तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद वापस पेशेंट डिग्रेड होते जाएगा, मतलब वापस सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे ऑटिज्म के। यस ओके सर। यस यस डॉक्टर प्रीति। सर फिर ये जो स्पीच थेरेपी वगैरह जैसे है, ठीक है, ये समझ में आया कि जो मेन है ओरिजिन वो ब्रेन से होना चाहिए, है ना, क्योर ब्रेन से होना चाहिए, ये बराबर है। पर जैसे अब जैसे बोलते हैं प्रैक्टिस भी तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, कि भाई आता ही नहीं है बच्चे को, ट्रीटमेंट चल रहा है अपना साथ में, पर उसको जो स्पीच थेरेपी का जो काम है कि बोलना कैसे है, तो ये प्रैक्टिस भी तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, कि प्रैक्टिस कर करके उसे समझ आएगा। नो, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। आप सिंपल एग्जांपल लो, आप जब आपको बॉडी बिल्ड करना है तो आप जिम लगाओगे, आपके मसल्स डेवलप होंगे, जितना हार्ड वर्क करोगे आप उतने मसल्स डेवलप होंगे। जब आप स्टॉप करेंगे तो मसल ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे, राइट। हम्म। तो वैसा ही इन सेंसेस का होता है, जितना आप उसे प्रैक्टिस दोगे वो उतना डेवलप होते, मतलब डेवलप मीन्स वो क्लियर होते जाएगा, और उसके बाद जब स्टॉप करोगे तो ऑटोमेटिकल, क्योंकि वो वहां से डेवलप ही नहीं हो रहा ना, वहां के सेल, ब्रेन के सेल डेवलप ही नहीं हो रहे, जो जो ब्रेन के सेल से वो फंक्शनिंग स्टार्ट होना चाहिए वो तो हो ही नहीं रहा है। आप प्रैक्टिस कहाँ दे रहे हैं? ओनली सुपरफिशियली एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन को तो दे ही नहीं रहे ना। हम्म। yes. यस, सो आगे चलें। सर फिर हमें हेलो। हमें हमें ओनली वहां पे जीसीएस देना है। यस, और जीसीएस जो जीन्स पे एक्ट होगा वहां पे वो सेल्स क्रिएट करेगा, उसका फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसे सिखाने की जरूरत नहीं, उसे किसी थेरेपी की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली बोलना स्टार्ट करेगा, कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, आपके ऑर्डर्स फॉलो करना स्टार्ट करेगा। यस सर बहुत बार है, लेकिन चिल्ड्रन, देयर आर सम चिल्ड्रन जो हाइपर एक्टिव रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रंस, तो उसमें तो अभी हाउ टू फाइंड देम लाइक ऑल दिस, क्योंकि वो बहुत बार कम्युनिकेट नहीं करते, कांटेक्ट टाइट नहीं रहता है। समटाइम्स मदर्स में कुछ ज्यादा पॉजिटिव हिस्ट्री नहीं मिलता है,
तो ये चिल्ड्रंस को कैसे ट्रीट करना है, मतलब वी फाइंड दिस सम केसेस यस, चिल्ड्रन चीज वही मिलता तो है। देख रहे हैं हम इसमें अभी, वही देख रहे हैं किस तरह से ट्रीट करना है, व्हाट शुड गो फर्स्ट, ओके सर। है ना। तो हमने ये देखा कि बाय बर्थ है कि आफ्टर बर्थ है। तो बाय बर्थ है तो हमें टोटली मदर हिस्ट्री लगेगी। आफ्टर बर्थ है तो आफ्टर बर्थ क्या हुआ, उसमें मेन कॉमन फैक्टर होता है वैक्सीनेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन। आफ्टर वैक्सीनेशन ये स्टार्ट हुआ। यस, सो व्हाट और शुड, सर बाय से डिफाइन करना है, मतलब बाय यस बर्थ, मतलब बाय बर्थ का ऑटिज्म कैसे मालूम पड़ेगा, मतलब व्हेन वी शुड एबल टू नो, क्योंकि वैक्सीनेशन भी वही टाइम पे होता है इन्फेंसी में। यस, उसको कब कैसे डिफरेंशिएट करना है कि ये बाय बर्थ वाला है कि आफ्टर देखो वैक्सीनेशन वाला। देखो अ, अगर ये हिस्ट्री लेना है तो ये हिस्ट्री प्रॉपरली मदर ही दे सकेंगे, क्योंकि मदर को ही वो सेंसेशंस, वो फीलिंग्स बच्चे के लिए होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट डे से उसे ऑब्जर्व करती है कि जब वो बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करेगी, बच्चे के साथ बातें करेगी, उसे जब फीडिंग करती है तो उसके साथ जो भी बाय टच, बाय आंखों से, बाय लिप्स, वर्बली उसके साथ, बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, तो मदर कैन फील दिस थिंग्स कि नहीं ये बच्चा रिस्पॉन्स करता है। अगर वो बाय बर्थ ही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है और धीरे धीरे आफ्टर 6 मंथ फिर उसके सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं कि अरे ये कम्युनिकेशन करता ही नहीं है, ये कभी स्माइल ही नहीं करता है ना, अपन जब भी बात करो स्माइलिंग नहीं करता है, तो ये फर्स्ट डे से ही मदर की ही हिस्ट्री से हमें मिल सकता है कि ये बाय बर्थ है या फिर आफ्टर बर्थ। यस, ओके। तो आपकी केस टेकिंग उतनी प्रॉपर होनी चाहिए, केस टेकिंग के लिए उतनी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए मदर के लिए, मतलब मदर की भी अंडरस्टैंडिंग अबाउट हर चाइल्ड, तो ही वो पता चलेगा, क्योंकि बहुत से केसेस तो प्रॉपर हिस्ट्री नहीं होने की वजह से ही ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो आफ्टर ट्रीटमेंट सबसे पहले क्या जाना चाहिए, कौन सी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए, कौन से बातों में इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। यस, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी बात करते हैं तो विच मायाजम शुड गो फर्स्ट, दैट इज द सिफिलिटिक। सिपिलिटिक सिम्टम। सो सिपिलिटिक सिम्टम सबसे पहले जाने चाहिए, और इन बच्चों में सिपिलिटिक सिम्टम्स कौन से होते हैं। चीजें तोड़ना, यस, बहुत बार एक्यूट सेंसेस रहते, जैसे मेमोरी है ज्यादा एक्टिव रहती। वो हेलो। इंटेलेक्ट का पार्ट होगा मैडम, इंटेलेक्ट मेरे सबसे को, लास्ट में। हाँ, लास्ट में। ओके। यस, तो हमने क्या देखा था सबसे पहले, आप देखो ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन, that is the functioning of pons मिड and ब्रेन। nebula, right? So ये बच्चे अगर एंग्री है, सिपिलिटिक है, तोड़फोड़ करते हैं, और मोस्टली इन बच्चों में जो सिम्टम्स देखे जाते हैं वो होते हैं स्ट्राइकिंग, बाइटिंग, स्नैचिंग, राइट, है ना, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ एंड अदर्स, देन स्ट्राइकिंग जो भी उनके सामने आएगा बिल्कुल नोच लेंगे, खरोच लेंगे, एंड दिस बिहेवियर is called animal behavior and it should go first। तो हमें सबसे पहले उसे एनिमल बिहेवियर से ह्यूमन बिहेवियर में लाना है, और ये हर बच्चे में नहीं होगा सबसे ना सर? पहले चेंज इन बच्चों में दिखेगा कि उनका स्ट्राइकिंग, बाइटिंग, ये सबसे पहले निकल जाने को लगा। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ cure process। So animal behavior like biting, striking himself, striking others should go first,
आफ्टरवर्ड साइकोटिक चले सिपिलिटिक चलेगा, उसके बाद वहां डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा साइकोसिस। फिर साइकोटिक में क्या आएगा, क्या चेंजेस हमें उस चाइल्ड में दिखेंगे? जब भी ये हमने फर्स्ट फॉलोअप में देखा, पेरेंट्स ने बताया कि इसका अभी पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा, अभी ये बहुत शांति से रहता है, शांति से खेलता है ना, दूसरे बच्चा है तो काटेगा नहीं, मारेगा नहीं, मतलब उसका सिपिलिटिक चलेगा। नाउ ही बिहेव लाइक अ ह्यूमन। सो अब इसमें धीरे धीरे साइकोसिस आना शुरू हो जाएगा। और साइकोसिस में क्या दिखेगा हमें? ऑब्स्टिनेट। Obstinate, it is not a good psychosis. है ना? उसकी तबीयत बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा, दैट मीन्स वो डल होते जाएगा। दिस इज आल्सो नॉट अ गुड साइकोसिस। हमें हेल्दी साइकोसिस चाहिए, नॉर्मल साइकोसिस चाहिए, टिमिडिटी सर। डिजीज साइकोसिस नहीं चाहिए। और हमें देखना है अब ये बच्चा आप जैसा बोलते वैसा करता है क्या? दैट इज द इमिटेशन, रिपीटेशन। अगर उसमें रिपीटेशन आता है, इमिटेशन आता है, दैट इज गुड साइड। पेरेंट्स बोलेंगे हाँ ये पहले हमारे तरफ ध्यान ही नहीं देता था, अब क्या होता है, इसका डिस्ट्रक्शन जो पार्ट था, डिस्ट्रक्टिवनेस जो पार्ट था, वो चले गया। अब अपन ने कुछ किया ना, ऐसा ऐसा किया, टेबल पे ऐसा ऐसा किया, तो ये भी उधर ऐसा ऐसा करना शुरू कर देता है। अपन ने टाटा किया, ये भी टाटा करेगा। तो दिस इज द इमिटेशन। तो ये आना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल साइकोसिस। यस, तो इस तरह से साइकोसिस आना, उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द राइट क्योर। वी आर फॉलोइंग द हेरिंग्स लॉ, सिपिलिटिक टू साइकोसिस। एंड आफ्टरवर्ड, फिर उसके बाद के फॉलोअप में क्या दिखना चाहिए? जैसे ही साइकोसिस आना शुरू हो जाएगा, उसका आई कांटेक्ट बढ़ेगा, वो आपको फॉलो करेगा, आपने जो बोला वैसा कमांड फॉलो करेगा, है ना। आपने उसको कोई चीज मांगी, वो बराबर ला के देगा। आपने बोला कि देखो वो कौन आया, बराबर स्माइलिंग देगा। दिस इज साइकोसिस। उसके बाद, साइकोसिस के बाद आएगा सोरा। और सोरा में हमें क्या देखना है? उसके बाद ये बच्चा कैसा होना चाहिए? पेरेंट्स इसके बारे में क्या बताएंगे? यस, बोलिए। आई कांटेक्ट बढ़ेगा, खुद होके एक्ट करेंगे अपने कमांड को। आई कांटेक्ट बढ़ेगा, वो तो सेकंड इसमें आ जाएगा, शाइनेस आएगा, साइकोसिस में शाइन आएगा। आई कांटेक्ट, दैट इज साइकोसिस। डिमांड करेगा। शाइन सर वो और साइकोसिस लर्निंग के लिए कौन से पार्ट का साइकोसिस है ये? दैट इज द लिम्बिक सिस्टम डेवलप होना, है ना। लिम्बिक सिस्टम का फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा। चाइल्ड वांट्स टू लर्निंग लिम्बिक सीखे हो। सिस्टम एंड cerebral part of cerebral. Yes, yes, Dr. Kanse. अब बोलिए डॉक्टर कंसे।
सर चाइल्ड लर्निंग सीखेगा फिर मैं स्कूल में मतलब ये नोटबुक इंटेलेक्ट उसमें का कुछ पार्ट लिखने होगा, के। इंटेलेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, ये इंटेलेक्ट का पार्ट होगा। हाँ सर। यस वो नॉर्मल बच्चे जैसे खेलेगा कूदेगा, यस, एंजॉय वो करेगा। सबसे लास्ट में दिखेगा कि अब बच्चा 100% ओके हो गया, आप बोलोगे तब कि अब इसको स्कूल में डाल दो, राइट? Chinese, यस। तो अब Chinese हम आएगा सिपिलिटिक से साइकोसिस में आए, साइकोसिस से अब हमें सोरा में आना है। तो सोरिक सिम्टम क्या देखने चाहिए पेशेंट में? Chinese आएगा सर। शाइनेस लर्निंग। आएगा। यस, शाइनेस तभी आएगा जब उसका इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा ब्रेन का, है ना? मतलब सिरेब्रल एंड लिम्बिक सिस्टम कंप्लीटली वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो पेशेंट में जब वो सोरा में आता है तो हमें उसमें ये चीजें देखनी चाहिए कि पेशेंट नाउ बिकम रेस्टलेस। अब वो एक जगह नहीं बैठता है ना, हाइपर एक्टिव होगा। अब उसको ऐसा लगता है मैं क्या क्या करूं, क्या क्या नहीं करूं, क्योंकि चीजें समझना स्टार्ट हो गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, चीजों को नए नए चीजें देख रहा है, तो उसको उसके बारे में क्यूरियोसिटी जागृत होगी। अब वो रेस्टलेस रहेगा, इसको हाथ लगा, उसको हाथ लगा, आपके कैबिन में आए तो 10 चीजों को हाथ लगा देगा, ये क्या है वो क्या है देखेगा, सब इधर उधर देखेगा। दिस इज रेस्टलेस एंड हाइपर एक्टिविटी, इट कम्स इन सोरा, एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रहेगा। disease. हाँ सर, सिफिलिस कैसे रहेगा? यस, सिफिलिस के रेस्टलेसनेस का कैसा डिफरेंस रहेगा सर? सिपिलिटिक रेस्टलेसनेस इन बच्चों में ऐसा रेस्टलेस रहेगा कि जैसे कि मीनिंगलेस एक्टिविटी, वो एक्टिविटी कर रहे रेस्टलेस है लेकिन उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग रेस्टलेसनेस है। अब जो सोरिक रेस्टलेस रहेगा वो विथ अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वो चीज देखेगा वहां उस चीज के पास जाएगा, उस चीज को देख के वापस आएगा, दूसरी चीज के पास जाएगा। दिस इज रेस्टलेस बिकॉज वो अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये कुछ तो भी है, हाथ लगा के देखेगा, दिस इज विथ अंडरस्टैंडिंग। So this is Sora. ओके। Yes. और जो सिपिलिटिक रेस्टलेस होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल, वो उसके भी खुद के कंट्रोल में नहीं है, उसको ही पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। दिस इज सिपिलिटिक। सो दिस सोरा this Sora, restless and hyperactivity, then middle brain, emotions which are excessive, out of control, perverted, distorted should. So finally the child has to come into human behavior, then he becomes good boy, then eye contact starts, and this is the complete Hering's सर law, किसी का माइक चालू है, माइक process चालू of cure. हेलो सर। Yes, please म्यूट रखो खुद को, बार बार बोलने का काम नहीं पड़ना चाहिए। Yes. When violence decreases, emotional outburst increases, and then decreases restlessness and so this is the process, curing process for autistic child. सर हरिओम जी का माइक चल रहा है सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ये थोड़ा ये सेंटेंस रिपीट खाटदेव कीजिएगा जी सर। का, नहीं, मैंने अभी चालू किया सर, आपको बोलने के लिए थोड़ा रिपीट अरुण जी का कीजिएगा। था, ये अरुण, डॉक्टर अरुण का था। ओके, यस, अभी बंद किया शायद। ओके, सो सर एक बार रिपीट करिए फिर से थोड़ा, आखिरी के 2-4 लाइन। So when violence decreases, emotional outburst increases. When this decreases, मतलब emotional outburst decreases, then restlessness increases. So this is the complete Hering's law, process of cure and ideal cure.
जो सोरिक कंप्लेंट्स होते हैं, दैट इज रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी, इट शुड गो लास्ट. और दिस मीन्स द मिडल ब्रेन, the emotions which are excessive, out of control, perverted, distorted should go up next, and finally the child has to come into human behavior. Then he becomes good boy, then the eye contact starts. Yes. So this is the process of treatment in autistic child. Now इसमें मेन होता है पोटेंसी सिलेक्शन. तो ऑटिस्टिक चाइल्ड में कौन सी पोटेंसी देनी चाहिए? यस, लो पोटेंसी। सबसे पहले पोटेंसी सिलेक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑटिज्म का टाइप कौन सा है. बिफोर बर्थ है, मतलब बाय बर्थ है, और आफ्टर बर्थ है. तो बाय बर्थ के लिए अलग पोटेंसी है और आफ्टर बर्थ के लिए अलग पोटेंसी. So by birth, that means genetic autism, it requires 200 potency, है ना. जो बाय बर्थ है that is 200 potency, और जो आफ्टर बर्थ है it requires 10m और 50m potency. In cases में, in this cases genetic factor seems to Sir, be important. सर ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है? ये बाय बर्थ है या आफ्टर बर्थ है? ये डिफरेंशिएशन कैसे करना है ऑटिज्म का? हाउ टू डिफरेंशिएट वेदर इट इज बाय बर्थ और इट इज आफ्टर बर्थ ऑटिज्म? ये डिफरेंशिएशन के बजाय अंडरस्टैंडिंग करना है. और अंडरस्टैंडिंग इसलिए कि हमें केस ट्रीट करना है, तो जो पोटेंसी सिलेक्शन के लिए, जो रूब्रिक सिलेक्शन के लिए, जो हिस्ट्री लेनी पड़ेगी. तो बाय बर्थ है तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है मदर हिस्ट्री, 9 मंथ हिस्ट्री, एंड द फैमिली हिस्ट्री. फैमिली में और किसी को है क्या, ये जो जेनेटिक फैक्टर्स है ये और कुछ मतलब उसके आइडेंटिकल्स या फिर जो भी फ्रैटर्नल सबलिंग्स है उनमें है क्या, उसके फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स अगर उनमें है क्या, ये सब देखना है हमें. तो उसमें हमें वहां पे जीसीएस देना है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिली. और जो आफ्टर बर्थ है वहां पे मोस्टली जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो हमें कुछ मैकेनिकल मिलेंगे, जैसे कि एलिमेंट फ्रॉम वैक्सीनेशन है, या फिर आफ्टर 6 मंथ के पहले अगर उसे होता है ये, तो कुछ मदर के फैक्टर्स भी उसमें आ सकते हैं, बिकॉज ऑफ द इमोशंस ऑफ मदर बाय फीडिंग, मिल्क फीडिंग, उसके थ्रू भी ये जा सकता है. या फिर बच्चे के साथ कुछ हुआ, कुछ अनसर्टन थिंग्स हुए, वैक्सीनेशन अगर अलग करते हैं हम कि जैसे कि लॉस ऑफ पेरेंट्स, लॉस ऑफ मदर, ऐसा कुछ सेपरेशन कुछ तभी हुआ जिसकी वजह से फ्राइटफुल इवेंट्स बच्चे के साथ स्टार्ट हो गए. तो इस तरह से अगर कुछ होता है तो उससे भी हमें अलग हिस्ट्री मिलेगी. और डिप्रेशिएशन के लिए यही एक इम्पॉर्टेंट है कि बाय बर्थ अगर पेशेंट को है तो हमें क्या वहां पे किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है केसेस में, और आफ्टर बर्थ है तो क्या, क्योंकि मोस्ट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री के बेस पे होता है रूब्रिक सिलेक्शन. यस सर, आफ्टर बर्थ व्हाई देयर इज 10m 50m? यस, आफ्टर बर्थ का आपने बताया ना 10m 50m पोटेंसी, व्हाई सर? यस, 10m 50m पोटेंसी, और जो बाय बर्थ है वहां पे हमें 200 पोटेंसी देना है. So genetic factors seem to be important.
identical twins are much more likely than fraternal twins or siblings to both have autism. तो हमें पास्ट हिस्ट्री में भी देखना जरूरी है. यस. तो पोटेंसी के लिए जो अभी आपने पूछा कि 50m, आपने वाई पूछा क्या? 50m क्यों, 10m क्यों? हाँ सर, हाँ सर, यस यस सर. तो मुझे लगा आपने खाली यही पूछा कि कौन सी बोले आपने. तो आप लोग बताइए क्या रीजन हो सकता है, व्हाई द हायर पोटेंसी इन आफ्टर बर्थ केसेस and why 200 potency in by birth cases. potency, it is syphilitic potency, right? मिनिमम पोटेंसी, मतलब एकदम लो भी नहीं, एकदम हाई भी नहीं, मीडियम पोटेंसी. तो जो जेनेटिक फैक्टर्स लेके बच्चा आया है, जीन्स डिफेक्ट लेके आया है, बाय बर्थ उसे ये डिटेक्ट हुआ है, तो ऐसे केसेस में हमें एकदम लो पोटेंसी भी नहीं देनी है, एकदम हाई पोटेंसी भी नहीं देनी है, क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट हमें निकालना है. वहां पे डिस्ट्रक्शन जो जीन्स का हो रहा है वो हमें स्टॉप करना है. इसलिए वहां पे हमें सिफिलिटिक पोटेंसी यूज करना है, मीडियम पोटेंसी यूज करना है. और जो केसेस आफ्टर बर्थ है, मतलब अभी जो डिफेक्ट हुआ है वो आफ्टर बर्थ हुआ है, जीन डिफेक्ट हुआ है वो आफ्टर बर्थ हुआ है, जो भी डिजीज आया आफ्टर बर्थ आया, तो यहाँ पे मोस्टली जो डिस्ट्रक्शन है वो उतना नहीं है जो जहां पे जेनेटिक लेवल पे हुआ है. तो ऐसे केसेस में यहाँ पे बहुत कम से कम स्टिमुलेशन हमें पेशेंट को देना है, क्योंकि जो सिम्टम्स है वो इजीली नॉर्मलाइज हो सके. इसीलिए पेशेंट बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, क्योंकि ऐसे ही बच्चे जो मोस्टली सेंसिटिव है, जो जिनकी सेंसिटिविटी हाइपर है, वही बच्चे इन चीजों को सफर हो सकते हैं. इसलिए ऐसे बच्चों में बहुत ही मेडिकेशन लो होना चाहिए, जो मेडिसिनल पावर है वो बहुत कम जानी चाहिए, डायनेमिक पोटेंसी वहां जानी चाहिए, क्योंकि पेशेंट में डायनेमिज्म बहुत ज्यादा है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसलिए हमें वहां पे बहुत सेंसिटिव पोटेंसी देना है. यस सर, तो फिर हाई पोटेंसी देने के बाद रिपीटेशन करने का रिक्वायरमेंट रहता है क्या? डिपेंड करता है, हर केस में अलग अलग होगा. मोस्टली तो रिपीटेशन का काम नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई क्योंकि आफ्टर बर्थ है तो वहां पे वैक्सीनेशन रहेंगे ही, फिर अगर किसी और वैक्सीनेशन की वजह से पेशेंट में क्योर प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, क्योर दिख रहा था, अभी वापस स्टॉप हो गया, तो हो सकता है आपको रिपीट करने का काम पड़े. एंड इफ वी आर नॉट श्योर ऑफ रेमेडी, तो इतना हाई पोटेंसी देना है कि हाउ टू गो विथ इट? यस यस यस, it is potency high but the medicine is very low. Yes, that's true. सर, वर्चुअल ऑटिज्म, जो मोबाइल, बच्चे जैसे बहुत छोटे बच्चे रहते हैं उनको मोबाइल दे देती मम्मी या फिर देखते रहते बच्चे, उसके वजह से भी ऑटिज्म डेवलप हो रहा है, ऐसा सुना ही दे रहा है, जैसे मालूम पड़ रहा है अभी, तो वो भी ऑटिज्म ही बोला जाएगा? उन बच्चों में ऑटिज्म के बजाय बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, ऑटिज्म नहीं. मैंने ऐसा नहीं सुना है कि मोबाइल की वजह से ऑटिज्म में जा रहा है. वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बच्चे जा सकते हैं. वर्चुअल ऑटिज्म करके अभी नए कंसेप्ट बता रहे डॉक्टर लोग, जैसे हमारे एक रिलेटिव्स का बेबी था जो आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, तो उसको लेके गए तो उसको बताया कि इसको बहुत छोटेपन से जैसे बच्चों को मोबाइल दिया जा रहा है तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रही है. तो आप देखो ना, उनमें उन्होंने जो कहा है उसको न देखते हुए हमारे प्रोसेस में क्या है वो देखो.
हमारे जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो कॉन्फ्लिक्ट उसके लिए होते हैं, वो फाइंड आउट करो, वो मिलते हैं क्या, राइट? लक्षण पूरे ऑटिज्म के है सर, जैसे आई हाँ, कांटेक्ट रहने नहीं। दो ना, हम 100% ऑटिज्म समझ लेंगे, लेकिन हमने क्या, होम्योपैथिक व्यू क्या है? अच्छा, तो बेबी के जैसे पहले पहले वीडियो थे सर, तो वो आई कांटेक्ट वगैरह सब था, लेकिन जैसे 1-1.5 साल का बेबी हुआ, नहीं, वो आई समझ कांटेक्ट में आया कम्युनिकेशन कि वो 100% ऑटिज्म की केस है, लेकिन हमें वो मोबाइल को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आप इम्पोर्टेंस उस चीज को दो, क्योंकि मैकेनिकल ट्रॉमा की वजह से ऑटिज्म नहीं हो सकता, मैकेनिकल इंजरी की वजह से नहीं हो सकता। अच्छा, ओके सर। यस। और दूसरी बात सर, जैसे इंटेलेक्चुअल के बारे में बताया कि जो बेबी है उसका मेमोरी पावर काफी अच्छा है, यानी पूरा राइम्स ABCD, यानी 1.5 साल का ही है, लेकिन मेमोरी काफी एक्टिव है, तो वो लक्षण लेना चाहिए कि नहीं रूब्रिक तो में? देखो ना कौन सा ब्रेन डेवलप है और कौन सा नहीं है। अच्छा, पैटर्न वही रहेगा, Yes. रूब्रिक वही रहेगा। किसी भी हालत में अपने होम्योपैथी को मत छोड़ो। हम्म। यस, यस डॉक्टर मोहिते। हेलो सर। यस। कभी कभी भी सिपिलिटिक केसेस में, जैसे डिस्ट्रक्टिव फेज में, कैंसर पेशेंट्स में कभी कभी हायर पोटेंसीज यूज करते हैं, तो उसका क्या रिलेशन सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। कौन से केसेस में? कभी कभी यूज करते हैं ना, मतलब कैंसर जैसे पेशेंट, नहीं तो ज्यादा सिपिलिटिक केसेस है उसमें हायर पोटेंसीज यूज करते हैं। पोटेंसी का एक ही कंसेप्ट ध्यान में रखो, यस। मतलब हर जगह कंफ्यूजन होने का काम नहीं। अगर सोरिक केसेस है तो आपको हायर पोटेंसी देना है। अब सोरिक डिसीज है मतलब क्या, जहां डायनेमिज्म बहुत ज्यादा है और मटेरियलिज्म बहुत कम है, तो ऐसे केसेस में आपको हायर पोटेंसी देना है। जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, प्योर सोरिक डिजीज होते हैं, इंफ्लामेटरी डिजीज होते हैं, जहां डायनेमिज्म बहुत हाई होता है और मटेरियल बहुत कम होता है। जीन्स में आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, मतलब क्या, वहां पे मटेरियल तो कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन इम्यूनिटी कम हो गई, इट इज मोर डायनेमिक एनर्जी। सो वहां पे हमें उस एनर्जी को ट्रीट करना है, उस डायनेमिज्म को ट्रीट करना है, तो आपको डायनेमिक पोटेंसी देनी पड़ेगी, और डायनेमिक पोटेंसी दैट इज द हायर पोटेंसी, बिकॉज इट कंटेन्स लो मटेरियल, बहुत ही रेयर मटेरियल होता है उसमें, और डायनेमिज्म ज्यादा होता है, पावर इंक्रीज होती है, इसलिए वहां पे हायर पोटेंसी। तो जितने भी जो भी डिजीज आपने कभी कभी वाले डिजीज बोले, अब कभी कभी वाले मेरे को मालूम नहीं डिजीज, सर लेकिन नहीं, कभी कभी कैंसर वाले कैंसर डिजीज जो सर, होते आज के हैं, कैंसर पेशेंट में। हाँ, तो वहां पे क्या है कि डायनेमिज्म एकदम लो हो गया है, तो उनके डायनेमिज्म को स्टिमुलेट करना है, इसलिए हमें डायनेमिक पोटेंसी सॉरी। और जो साइकोटिक केसेस होते हैं वहां पे मटेरियल ज्यादा होता है, सब एक्यूमुलेशन होता है, स्टेसिस हुआ होता है, और इस स्टेसिस को निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेडिकेशन चाहिए, मतलब जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी ज्यादा है और डायनेमिज्म कम है, दैट इज द लो पोटेंसी। 30 में आप देखो कि 1 ड्रॉप मेडिसिन का, मदर टिंचर का, और 99 ड्रॉप्स, इससे वो पोटेंसी बनती है, तो वो पोटेंसी कितने बार डिवाइड हुई, ओनली 30 टाइम्स, तो मतलब उसमें मटेरियल ज्यादा है, इसलिए वहां पे उस मटेरियल को निकालने के लिए मटेरियल ही लगेगा, तो हमें वहां लो पोटेंसी देनी है। और जो 200 पोटेंसी है, तो मोस्टली सेंसिटिव पेशेंट्स कौन से होते हैं, जल्दी हाइपर होने वाले पेशेंट कौन से होते हैं, तो सिपिलिटिक। तो सिपिलिटिक में आपको एकदम मीडियम पोटेंसी देना है। हम बोलते हैं ना, अगर कोई सिपिलिटिक पर्सन है तो देखो रे भाई, उसको छेड़ो मत, है ना, उसके दूर ही रहो, वो थोड़े सी चीज से भी भड़क सकता है और बहुत कुछ किया तो भी भड़क नहीं सकता है, ऐसी बातें होती है, उनका अनसर्टन होता है, इसलिए वहां पे मीडियम पोटेंसी यूज करना है। Yes, तो ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान में रखो, फिर इस तरह से उसे यस अप्लाई सर, करो। वेरी नाइस, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो कल हम ऑटिज्म की एक केस देखेंगे,
ये सर की ही केस है, बहुत अच्छी केस है, बहुत अच्छी तरह से सर ने एक्सप्लेन की हुई है, बताई हुई है और क्योर भी की है। तो हम ये केसेस कल मैं ये केस आपको दिखाऊंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कल सर मिलते ये हैं। यस, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे ना आप लोग? मतलब कैसे हिस्ट्री, प्रेगनेंसी हिस्ट्री और ये सब इसमें आ गया है। प्रेगनेंसी हिस्ट्री में आपको एक एक दिन की हिस्ट्री लेना है, और मोस्टली ये जो पार्ट होता है ऑटिज्म के लिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट हिस्ट्री होती है 6, 7, 8, 9 मंथ की। ये 4 महीने की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हिस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ब्रेन तो डेवलप है, ब्रेन कंप्लीटली वहां आया हुआ है, डेवलप है, लेकिन उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, वो कहीं तभी मिसप्लेस है। इसलिए हमें जब फंक्शनिंग स्टार्ट होता है तब की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज द 6, 7, 8, 9 मंथ्स, ये हिस्ट्री हमें इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर बर्थ के लिए फर्स्ट डे से, बर्थ के बाद फर्स्ट डे से लेके, तो जिस ईयर में पेशेंट आया हुआ है, जैसे कि 1 ईयर का है, 6 मंथ का है, तो वो 6 मंथ की हिस्ट्री, 1 ईयर की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर बच्चा फीडिंग पे है तो वापस मदर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मदर हिस्ट्री में क्या स्पेसिफिक कैरिड बाय मदर मिल्क आल्सो। और ये तो मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस किया है कि अगर मदर किसी गुस्से में आती है, मदर को कोई गुस्सा आता है, मदर को कोई चीज का बुरा लगता है, तो मैंने एक बच्चा सिवियर ओमिटिंग का सिवियर ओमिटिंग, तो वो बच्चा आया था कि जिसको थोड़ा सा भी दूध पिया तो वोमिट होता था, कुछ भी दिया तो वोमिट होता था तुरंत। वो बच्चा ट्रीट किया ऑन द बेसिस ऑफ मदर्स इमोशन। मदर को किसी तरह बात का बहुत बुरा लगा था, वो बहुत रोई थी, उसके बाद उसने बेबी को दूध पिलाया, उसके बाद ये उसको स्टार्ट हो गया। यस, मदर इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे केसेस में, जो फीडिंग चाहिए। सर ऑटिज्म के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने होंगे उसको रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट? बहुत पता है ना कॉन्फ्लिक्ट, anger never be the conflict of autism child. It is because of timidity, fear, cowardice nature. Yes, escapism, मदर को कहाँ ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, मैं इसके 4 हाथ दूर रहूंगी, ये इस तरह का मैडम को मदर को क्यों लगा, क्या सिचुएशन आई थी, क्यों वो इन सब चीजों से भागना चाहती थी। यस, तो अभी ये केसेस के थ्रू मालूम पड़ेगा अभी कल से हिस्ट्री भी? यस, केसेस के थ्रू मालूम पड़ेगा अभी? आप कल केसेस बताएंगे, हिस्ट्री भी यस, उसी के यस। थ्रू मालूम पड़ेगा। एक केस मैंने ऑटिज्म की कंप्लीट क्योर की, एक डॉक्टर के लड़के की ही केस थी। उस मदर को हिस्ट्री में ये था कि फ्रॉम हर हस्बैंड साइड, फ्रॉम हर मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उसे बहुत ही निग्लेक्टेड फीलिंग होता था, बहुत ही निग्लेक्टेड फीलिंग, हस्बैंड की तरफ से बहुत ही निग्लेक्टेड फीलिंग। उसे कभी घर में अप्रिशिएशन नहीं मिला किसी भी बात को, क्योंकि द हस्बैंड वाज एमबीबीएस एमडी फिजिशियन एंड शी इज बीएचएमएस, तो उसे अप्रिशिएशन बिल्कुल नहीं मिला। तो इसलिए उसको हमेशा ऐसा लगता था कि बस यहां से मैं निकल जाऊं, इन लोगों में मेरी कोई कीमत नहीं है, इससे तो अच्छा मैं अपने कहीं पे भी चले जाऊं, कहीं पे भी रहूं, इनको मेरी मेरी कोई परवाह नहीं, इनको मेरी कुछ भी पड़ेवा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रहूं ही नहीं। तो उसमें मैंने निग्लेक्टेड फीलिंग रूब्रिक लिया था, डिल्यूजन निग्लेक्टेड, और शायद चाइल्ड का 1-2 रूब्रिक लेके प्रिस्क्राइब करा था।
तो अर्जेंटिकम नाइट्रिकम से वो केस कंप्लीट क्योर हो। यस, बहुत अच्छी केस थी, लेकिन वो केस मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ दैट एमडी एलोपैथ। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस, कल हम थैंक मिलेंगे। यू सर। यस, थैंक यू सर। Yeah, थैंक यू सर। thank you, सर thank you. इसकी Yeah. रिकॉर्डिंग भेज देना सर, Yes, ये सेशन की रिकॉर्डिंग भेज देना सर। आज की हाँ सर, आज हाँ की सर, रिकॉर्डिंग। ये सेशन की Important है। रिकॉर्डिंग भेजना, एक बार फिर सुनना है ओके। सर। चलो, सर प्लीज, वो इट्स अ 4-5 रिक्वेस्ट। डेज बिफोर की भी डाला था मैसेज में, अगर हो सके तो भी। हाँ सर, वो 5 days बिफोर वाली भी भेजना प्लीज। आप मेरे को डेट वाइज डालो, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग सेव हो रही है वो Day 1, Day 2, Day 3 इस टाइप में हो रही है। सर 5 वो के बाद हुआ बच्चे सर, की Day 5 तक एक्सीडेंट हुआ। वाली जो गिरा था वो भी नहीं आपने सर भेजी, वो पूरी केस, वो तो क्या निकले सर, आपने वो नहीं भेजी, मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे। आप मेरे को वो गिरा। व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, क्या हो जाता है एक ये बार सर, रूटीन में आ गए ना कि सब भूल जाते हैं। ये सर आप तो बहुत बिजी है, लेकिन फिर इसलिए भी सर। वो मेरे को मैसेज, पर्सनली मैसेज डालो तो आपको मिल जाएगी। यस सर, यस सर। So thank you very much. Goodbye. See you and God थैंक bless. यू सर। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।